निकट भविष्य में एक महान युद्ध दुनिया को नष्ट कर देता है। अब पृथ्वी एक प्रलय के बाद का वीरान प्रदेश बन चुकी है, जिसे लॉस्ट लैंड्स के नाम से जाना जाता है, और मानवता का जो कुछ बचा है वो एक ही शहर में रहता है। उन पर ओवरलॉर्ड का शासन है और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी चर्च की है। एक दिन एक महिला जिसका नाम ग्रे है, उसे एक चुड़ैल होने के लिए फांसी दी जा रही है, और प्रवर्तक उसे चर्च की अवहेलना करने वालों के उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा है। प्रवर्तक के जाने के बाद ग्रे अपने जादू का उपयोग करके एक सिपाही को भ्रमित करती है कि वही फांसी पर झूल रहा है। वह खुद को बचाने के लिए रस्सी पर गोली चलाता है और अंत में ग्रे को आजाद कर देता है। फिर वह सोचता है कि वह उसके बगल में है और गोली चला देता है, लेकिन इसके बजाय एक अन्य सिपाही को मार देता है। जब सख्ती से लागू करने वाली अधिकारी इस बारे में जानती है तो वह जादू किए गए सिपाही को मार देती है और दूसरों को ग्रे को खोजने के लिए नेतृत्व करती है। जब समूह कमरे का निरीक्षण कर रहा होता है, ग्रे छायाओं में छुपकर एक एक करके सैनिकों को मार देती है, जब तक केवल एनफोर्सर बची रहती है। ग्रे उसे चाकू दिखाकर कोने में करने में सफल हो जाती है और एनफोर्सर उससे कहती है कि वही कर लो, लेकिन उसे तुरंत मृत्यु देने के बजाय ग्रे उसे फांसी देना चुनती है। जब वह वहां से चली जाती है तो भीड़ उसके लिए रास्ता बना देती है और उसे विच दैट विल नॉट हैंग कहकर बुलाती है। इस बीच बॉयस अपने घोड़े पर अकेले भटक रहा है, लेकिन वह एक सुरंग पर रुकता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उस पर घात लगने वाली है। जब वह यह जोर से कहता है तो पुरुषों का एक समूह छिपने से बाहर आता है और उनमें से एक बॉयस की बंदूक चुरा लेने की कोशिश करता है। हालांकि उसमें एक दो सिर वाला सांप जुड़ा होता है जो तुरंत उसे मार देता है। फिर बॉयस अपने हाथों को बंद करता है ताकि बंदूकें प्रकट हों और जल्दी से पूरी गैंग का सफाया कर देता है, इससे पहले कि वे उस पर हाथ डाल सके। जाने से पहले वह अपने सांप को उठाना सुनिश्चित करता है। ग्रे की ओर लौटते हुए वह एक टावर में शरण पाती है और एक अंधी महिला के लिए कुछ पैसे छोड़ती है, जो उसकी दयालुता के कारण उसे पहचानती है। बाद में उन्हें रानी और जिरीस, ओवरवॉच के कप्तान, द्वारा देखा जाता है। रानी भेड़िए में बदलने की शक्ति खरीदना चाहती है और इसके लिए कुछ कीमती आभूषण देती है। ग्रे कभी किसी को मना नहीं करती और काम ले लेती है, समझाते हुए कि वह एक शिकारी को नौकरी पर रखेगी जो रूपांतरित होने वाले को मारेगा और उसकी शक्ति ले लेगा। उसकी समय सीमा अगला पूरा चांद है, जो 6 दिन में है। जब ग्रे अपनी तलवार तैयार कर रही होती है, जिरस भी एक इच्छा खरीदने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि ग्रे रानी के लिए असफल हो। वह कसम खाता है कि वह उसके प्रति वफादार है, लेकिन उसे लगता है कि यह शक्ति हासिल करना नष्ट कर देगा उसे। ग्रे उस पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि वह सिर्फ ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन क्योंकि वह किसी को मना नहीं करती, वह उसके टाइम पीस को भुगतान के रूप में ले लेती है। उसके बाद ग्रे एक जादू का उपयोग करती है खोई हुई भूमि को देखने के लिए और पता लगाने के लिए कि वह क्या जरूरतें। वह देखती है कि पुरुषों का एक समूह एक बड़े भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे सब कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। इस बीच अधिपति बिस्तर पर होता है और रानी से मदद के लिए कहता है, क्योंकि उसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया है। रानी नौकरानियों को बुलाती है जबकि अपने पति का अपमान करती है, स्पष्ट रूप से उससे निपटने से थकी हुई। कुछ पल बाद वह बॉयस को चूम रही है, क्योंकि यह पता चलता है कि उनके बीच संबंध चल रहा है। जब बॉयस महल से चोरी छिपे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे पहरेदार रोक लेते हैं, इसलिए वह अपनी पी जा रही शराब को मशाल पर थूकता है, जिससे एक पहरेदार आग पकड़ लेता है। फिर वह दूसरे को किक मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। बाद में एक बार में ग्रे बॉयस के पास आता है और उसके शिकारी सेवाओं को किराए पर लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वह लॉस के ज्ञान के लिए जाना जाता है। भूमिया बॉयस सिर्फ जुआ खेलना चाहता है, इसलिए ग्रे उसके खिलाफ खेलती है और पहले राउंड में आसानी से जीत जाती है। वह अभी भी उसका मिशन स्वीकार करने में हिचकिचाता है, क्योंकि अधिकांश लोग लॉस्ट लैंड्स में जीवित नहीं रह सकते। इसलिए ग्रे उसे बताती है कि अगर वह कभी उसे धीमा करती है तो उसे पीछे छोड़ने की अनुमति है। फिर बॉयस उसे एक महान भेड़िए के बारे में बताता है जो एक जगह पर रहता है जिसे स्कल कहते हैं, नदी। ग्रे को एहसास होता है कि नाम उसके विजन से मेल खाता है और वह बॉयस को वादा करती है कि अगर वह उसे वहां ले जाता है तो उसे टाइम पीस से भुगतान करेगी। उसी क्षण कुछ सैनिक बार में प्रवेश करते हैं और उनमें से एक ऊपर से गोली चलाता है, लेकिन बॉयस उस पर सांप फेंकता है ताकि तुरंत मार सके। उसका शरीर गिरता है और सांप दूसरे सैनिक की बांह पर कूदता है, इसलिए उसका साथी उसकी लिम्ब काट देता है और सांप वहां से भाग जाता है। फिर एक फोर्सर लड़ाई में शामिल होती है और अपने चाकू का उपयोग करके सांप को जल्दी से मार देती है। जब वह पीछे मुड़ती है, ग्रे और बॉयस पहले ही जा चुके होते हैं। चर्च में पितामह सभी को याद दिलाते हैं कि जादूगरनियों और विधर्मियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। भीड़ प्रार्थना करने का ढोंग करती है, जबकि गुप्त रूप से एक विद्रोही के बारे में एक नोट पास करती है। आंदोलन मिस्सा के बाद यह पता चलता है कि कुलपति को उस नोट के बारे में पता चल गया है और वह देखता है कि ग्रे उसके प्रतीक बन गए हैं। विद्रोह प्रवर्तक अंधी महिला को लाती है और उसके हाथ पर तब तक पैर रखती है जब तक वह यह नहीं बताती कि जेरेसे और रानी ग्रे के पास गई थी। पितामह आदेश देता है कि प्रवर्तक ग्रे को ढूंढकर उससे यह स्वीकार करा ले कि वह उनके नेताओं को प्रभावित कर रही थी, फिर उसे फांसी पर लटकाए। लॉस्ट लैंड्स में ग्रे और बॉयस शिविर लगा रहे हैं ताकि रात। बॉयस एक नया सांप पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिलता जो उसे पसंद आए। जब ग्रे सोने की कोशिश कर रही होती है, बॉयस उसके पास अपनी तलवार लेकर आता है तो वह अपनी चाकू से उसे रोक देती है। हालांकि वह वहां बिच्छू को मारने के लिए होता है जो उसे डंक मारने वाला था। अगले दिन जोड़ी एक व्यापारिक पोस्ट पर पहुंचती है जिसे भाई बहन मारा और रोज संभालते हैं, जो बॉयस के पुराने दोस्त हैं। मारा बॉयस को चूमती है पहले कि जोड़ी को अंदर बुलाया जाए। बॉयस समझाता है कि वे एक सप्ताह में रूप बदलने वाला पाएंगे और ग्रे समझाती है कि उसे यह कुछ दिनों में चाहिए, इसलिए बॉयस तय करता है कि वे एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट लेंगे। उस रात बॉयस और मारा शरारती होते हैं और अफसोस जताते हैं कि वे एक दूसरे को साल में केवल एक बार देख पाते हैं। जब सुबह वे दोनों निकलते हैं, बॉयस मारा को चेतावनी देता है कि भाई बहन ही लॉस्ट लैंड्स में अकेले दोस्ताना चेहरे हैं, और ग्रे पिंजरे में एक जानवर की कंकाल को नोटिस करती है। इस बीच एनफोर्सर और उनके सभी सैनिक ट्रेन से लॉस्ट लैंड्स की खोज में लग जाते हैं। महारानी पैट्रियार्क से मिलने जाती है क्योंकि उसने बिना सलाह लिए ट्रेन का उपयोग करने की अनुमति दी और उसने सभी सैनिकों को भेज दिया, जिससे शहर कमजोर हो गया। पितामह कहते हैं कि उन्होंने उसके विश्वासघात की अफवाहें सुनी हैं, लेकिन रानी उन्हें आश्वस्त करती है कि यह सब झूठ है। बाद में पितामह ट्रेन पर एनफोर्सर को फोन करके बताते हैं कि उन्होंने पुष्टि कर दी है कि रानी झूठ बोल रही है, इसलिए उन्हें जल्दी से चुड़ैल को पकड़ना होगा। अगर वे रानी को विश्वासघात के लिए गिरफ्तार करते हैं और बीमार ओवरलॉर्ड जल्द ही मर जाता है तो पितामह शहर पर नियंत्रण कर सकते हैं। कुछ समय बाद सैनिक रॉस और मारा को पकड़ लेते हैं और उन्हें तब तक यातना देते हैं जब तक मारा यह स्वीकार नहीं करती कि ग्रे और बॉयस स्कल नदी जा रहे हैं। जाने से पहले वे भाई बहनों को मार देते हैं और उनके व्यापारिक स्थल को जला देते हैं।
अगले दिन ग्रे और बॉयज ड्रिफ्ट पहुंचते हैं, जो खंडहरों में एक शहर है जिसमें बहुत सी खाइयां हैं। वे एक पुराने भवन में प्रवेश करते हैं जिसमें एक केबल कार है, और बॉयज चालक की तलाश करता है जो किसी को भी सवारी देगा, पैसे। जब बॉयज उसका नाम पुकारता है तो वह आदमी जवाब नहीं देता, इसलिए यह जोड़ी इमारत की खोज शुरू करती है। दुख की बात है कि उन्हें पता चलता है कि ड्राइवर को फांसी पर लटका दिया गया है, जिसका अर्थ है कि सैनिक पहले यहाँ आ चुके हैं। जब यह जोड़ी बाहर जाने की कोशिश करती है तो एनफोर्सर और उसके लोग उन्हें घेर लेते हैं। वे बॉयज को छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर वह उन्हें ग्रे दे, और यह दिखाने के लिए मारा का शव पेश करे कि वे गंभीर हैं। उसी क्षण मारा जाग जाती है और बॉयज का नाम लेती है, इसलिए एनफोर्सर उसे मारने के लिए गोली मार देती है। बॉयज गुस्से में आ जाता है और गोली चलाने लगता है, जबकि ग्रे एक सैनिक को मार गिराने और उसकी बंदूकें चुराने के लिए आगे बढ़ जाती है। वह भी गोली चलाती है और एक साथ मिलकर वह और बॉयज दौड़कर उनके चारों ओर के सभी आदमियों को मार देते हैं। दुर्भाग्यवश ट्रेन में बहुत सारे सैनिक छुपे हुए हैं और अब वे लड़ाई में शामिल होने के लिए बाहर आते हैं। बॉयज और ग्रे लड़ाई जारी रखते हैं और जितना संभव हो उतने सैनिकों को मारते हैं, लेकिन सैनिक लगातार आते रहते हैं और उनकी संख्या संभालना मुश्किल है। साथ ही ग्रे की गोलियां खत्म हो जाती हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, हालांकि ट्रेन में एक तोप भी है जो उन पर गोली चलाती है। सौभाग्य से वे इतनी तेजी से चलते हैं कि केवल गिरते हैं बिना चोटिल हुए। फिर वे जल्दी से केबल कार की ओर बढ़ते हैं और बॉयज रील पर गोली चलाकर उसे छोड़ देता है। सैनिक अभी भी उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ग्रे और बॉयज उन्हें दूर रखने के लिए उनके साथ हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। कार चूंकि यह अब एक विशाल खाई के ऊपर आगे बढ़ रहा है, सैनिक ऊंचाई से गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ लोग कार की छत पर दिखाई देते हैं और ग्रे तुरंत अपनी तलवारों के साथ उनसे लड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। वह तेजी से चलती है और उनमें से अधिकांश को हरा देती है और आखिरी व्यक्ति को अपना पीछा करने के लिए मजबूर करने के लिए कार के किनारे पर एक बड़ा छलांग लगाती है। अब वह बस उसका हाथ काट सकती है ताकि वह गिरना। कार के अंदर बॉयज भी कुछ बाकी सैनिकों के साथ हाथ से लड़ाई करता है। अपने आदमियों को हारते हुए देख सैनिक को कटवाती है। केबल्स कार अब एक तरफ लटकी है और ग्रे को टिके रहने के लिए अपने ब्लेड का उपयोग करना पड़ता है। बॉयज एक खिड़की तोड़ता है जिससे एक और सैनिक गिर जाए। फिर एनफोर्सर दूसरा केबल शूट करता है और कार नीचे चली जाती है, एक इमारत से फिसलते हुए खाई की दीवार पर टकराती है। ग्रे और बॉयज पत्थरीली दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं और कार से ठीक पहले निकलने में सफल होते हैं। गिर जाता है। प्रवर्तक गोली चलाता है और बॉयज के कंधे पर लगती है, जबकि वह अभी भी चढ़ाई कर रहा है, लेकिन ग्रे पहले ही ऊपर पहुंच चुकी है और अपने शक्तियों का उपयोग करके प्रवर्तक को विचलित करती है, जिससे दोनों गायब हो जाते हैं। उस रात बॉयज घाव से गोली निकालता है और ग्रे उसे सिलती है। बॉयज अपने खोए हुए दोस्तों के बारे में सोचता है और बदला लेने की कसम खाता है। प्रवर्तक सोने से पहले वे आकाश में रंगों और बिजली को देखते हैं। अगले दिन रानी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे पता है कि बच्चे का पिता बॉयज है, लेकिन वह दिखावा करती है कि यह ओवरलॉर्ड। अब जब उसके पास सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी है तो वह ओवरलॉर्ड के चेहरे पर तकिया रखती है और उसे दम घोंट देती है। मृत्यु। इस बीच ग्रे और बॉयज शैडोबेन पहुंचते हैं, एक क्षेत्र जो रात में राक्षसों से भर जाता है। हालांकि वे एनफोर्सर की ट्रेन को आते हुए सुन सकते हैं, इसलिए उनके पास यहाँ रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे एक ठंडा करने वाले टावर के अंदर छिप जाते हैं और जमीन पर गैस गिराने के लिए कुछ डिब्बों को नष्ट कर देते हैं। जब रात होती है, टावर में लाइटें चालू हो जाती हैं और एक राक्षस उन पर हमला करने की कोशिश करता है। बॉयज गैस पर एक लाइटर फेंकता है जिससे वह और ग्रे आग की एक रिंग में गिर जाते हैं। जल्द ही अधिक राक्षस टावर में प्रवेश करते हैं और जोड़ी को गोली चलानी पड़ती है, लेकिन उनकी गोलियां ज्यादा असर नहीं करती। राक्षस एक धातु की पटिया लाकर उसे आग के ऊपर रख देते हैं ताकि पुल बन सके, इसलिए बॉयज उन्हें रोकने के लिए एक गैस कैन पर किक मारता है और उस पर गोली चलाता है। एक राक्षस कैन के फटने पर कूदता है और बॉयज पर हमला करने के लिए उसे पकड़ लेता है, लेकिन ग्रे उसे पीछे खींच लेती है और उसे छुरा मारकर रोक लेती है। ब्लेड्स। जब राक्षस उसे पकड़ने के लिए अपने शरीर को मोड़ता है, ग्रे को कूदकर उससे हाथापाई करनी पड़ती है। बॉयज प्राणी को धक्का देता है और उसे एक धातु की छड़ पर भेद देता है, जबकि ग्रे एक और गैस टैंक पर ब्लेड फेंकती है। इस बार विस्फोट बड़ा होता है और टावर के शीर्ष से देख रहे राक्षसी नेता का ध्यान आकर्षित करता है। छोटे राक्षस। वे दोनों इंसानों पर छलांग लगाकर हमला करते हैं, जबकि नेता ग्रे को नाम से बुलाता है, कहता है कि उसे इस जगह पर वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रे जादू का उपयोग करके उसे पीछे हटने पर मजबूर करती है और अपने हाथ से आग निकालती है। पूरे आग के घेरे को नियंत्रित करते हुए उसे एक विशाल अग्नि बवंडर में बदल देती है जो सभी राक्षसों को जला देता है, जिसमें शामिल है नेता। बाद में बॉयज बताते हैं कि वह आग की गर्मी महसूस नहीं कर सके, तो ग्रे स्पष्ट करती है कि वह असली नहीं थी। उसने एक भ्रांति का उपयोग किया जिससे राक्षसों को लगा कि वे आग में जल रहे हैं और वे प्लेसिबो प्रभाव से मर गए। वह प्रकट करती है कि वहां शक्ति से भरा एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है और कई साल पहले एक आदमी ने उसे इसे चुराने के लिए किराए पर रखा था। हालांकि यह जगह इतनी भ्रष्ट हो गई कि उसने उस आदमी और उसके चेलों को उन राक्षसों में बदल दिया जिनका उन्होंने सामना किया। अगले दिन पैट्रियार्क यह घोषणा करता है कि ओवरलॉर्ड मर चुका है, लेकिन रानी गर्भवती है, इसलिए बच्चा नया ओवरलॉर्ड होगा। नागरिक प्रतिक्रिया नहीं देते, इसलिए जरा इस भीड़ को रानी के पक्ष में नारे लगाने के लिए हवा में गोली चलाता है और उसके बच्चे। इसके बाद कुलपति रानी के सामने घुटने टेकते हैं, वादा करते हैं कि वे उसे अच्छी सलाह देंगे। हालांकि निजी तौर पर वह उसे अपशब्द कहते हैं और उपरक्षक को बुलाते हैं कि जल्दी करें। रानी भी योजनाएं बना रही है और जारस को अपने वश में करने के लिए चूमती है, ये आशा करते हुए कि वह उसके निजी इस्तेमाल के लिए अपनी सेना का उपयोग करे। लक्ष्यों। बॉयज और ग्रे आग के मैदान में पहुंचते हैं और बॉयज घोषणा करता है कि वे अगले दिन अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। आकार बदलने वाले से लड़ना खतरनाक होगा, इसलिए ग्रे सोचती है कि बॉयज को अपनी भुगतान लेकर छोड़ देना चाहिए। वह इनकार करता है और उसे उसके साथ वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं आ सकती क्योंकि एक श्राप उसे हर मिशन लेने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन बॉयज और ग्रे एक सुरंग पार कर रहे होते हैं जब वे ट्रेन की आवाज सुनते हैं। सा रहा है। चूंकि वे उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, वे एक योजना बनाते हैं। ग्रे पटरी पर खड़ी हो जाती है और ट्रेन के काफी करीब आने की प्रतीक्षा करती है, फिर दौड़ना शुरू करती है। एनफोर्सर तुरंत ट्रेन को उसके पीछे दौड़ने के लिए मजबूर कर देती है, यह समझे बिना कि यह एक जाल है। ग्रे इसे एक टूटी हुई रेल की ओर ले जाती है और आखिरी क्षण में कूद जाती है ताकि बॉयज उसे पकड़ सके। ट्रेन नहीं रुक पाती और खाई में गिर जाती है, जिससे विस्फोट होता है जो एनफोर्सर और उसके सभी लोगों की जान ले लेता है। जब पितामह को इस बारे में पता चलता है तो वह बलपूर्वक सिंहासन लेने के लिए अपनी गार्ड को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हालांकि जाराइस और उसकी सेना अचानक उसे और उसके बाकी सैनिकों को मारने के लिए घेर लेती है, जिससे रानी शहर की एकमात्र नेता रह जाती है।
बाद में जाराइस और रानी जश्न मनाते हैं और शरारती। अगले दिन ग्रे और बॉयस कल नदी पर पहुंचते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो भेड़िए के शिकारों की हड्डियों से ढका हुआ है। वे एक पुरानी इमारत की तलाशी लेते हैं और पाते हैं कि वहां कोई रह रहा है, लेकिन वहां कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। बॉयस ग्रे से कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, पर ग्रे अपना मिशन पूरा करना चाहती है। जब रात होती है, ग्रे अपनी उंगलियों पर चांदी के पंजे पहनती है और बाहर जाती है। बॉयस फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पूरा चांद निकल आया है और उसे यह कारण बना रहा है कि वह रूपांतरित। यह पता चलता है कि वह शुरू से ही आकार बदलने वाला था और ग्रे सोचती है कि वह उसे यहां लाने और मारने के लिए उसका मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हुआ। बॉयस का शरीर आकार में बढ़ता है और उसके कपड़े नष्ट हो जाते हैं जैसे ही वह एक विशाल भेड़िया बनता है। ग्रे उसके ऊपर टाइम पीस फेंकती है और फिर चांदी के पंजों के साथ उससे लड़ाई शुरू कर देती है, लेकिन बॉयस स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत है और उसे आसानी से इधर उधर फेंक देता है। फिर ग्रे एक भ्रम पैदा करती है जो उस पर पक्षियों को भेजता है, जिससे उसे छिपने का मौका मिलता है। जब बॉयस बड़े पक्षी पर हमला करने के लिए कूदता है तो भ्रम समाप्त होता है और ग्रे को उससे लड़ते हुए दिखाता है। नाखून। बॉयस अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह बहुत कमजोर है और कुछ और वारों के बाद ग्रे उसे गिरा देती है। वह अंतिम प्रयास में अपने हाथ उठाता है जब ग्रे अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़ती है। कुछ सेकंड बाद बॉयस जागता है और देखता है कि वह घावों से ढका हुआ है। ग्रे उसे पानी दे रही है और आराम करने के लिए कह रही है। बॉयस सो जाता है और अगली बार जब वह जागता है तो खुद को जंजीरों में पाता है। ये सामने आता है कि जब ग्रे ने उसे टांके लगाए थे तो उसने उसकी त्वचा के नीचे कुछ चांदी छिपा दी थी जो उसे पूरा समय विष दे रही थी। जब वह उसे मारने के लिए तैयार होती है तो बॉयस कहता है कि उसकी एक इच्छा है और उसे याद दिलाता है कि वह किसी की बात नहीं टाल सकती। वह चाहता है कि वे साथ रहें और मिलकर शिकार करें ताकि उनकी तन्हाई खत्म हो सके। ग्रे सहमत होती है, लेकिन यह बताती है कि इसकी कीमत है। उसी समय बादल हटते हैं और चंद्रमा बॉयस को फिर से बदलने के लिए मजबूर करता है, इसलिए ग्रे उसकी छाती काटने लगती है। अगली सुबह ग्रे घड़ी को बॉयस की कब्र पर छोड़ देती है और अपनी खाल के साथ चली जाती है। जब वह शहर में प्रवेश करती है तो गुलाम उसका नाम लेकर नारे लगाते हैं और कुछ गार्ड उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना सफलता के। जल्द ही चर्च का विशाल क्रॉस विद्रोहियों द्वारा गिरा दिया जाता है। ग्रे ने जेरिस को खाल दी और रानी के लिए उसकी शक्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए। जब जेरिस इंगित करता है कि वह उसका मिशन पूरा नहीं कर पाई तो ग्रे समझाती है कि उसने रानी के प्रेमी को मार दिया है और अब जेरिस उसके पास हो सकता है, जो उसकी असली इच्छा है। बाद में रानी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है जब उसे महसूस होता है कि यह खाल मृत बॉयस की है। उसका लक्ष्य हमेशा जीव बनना था ताकि वह उसके साथ रह सके, लेकिन जेरिस बताता है कि बॉयस ने उसे भ्रष्ट कर दिया। रानी को एहसास होता है कि उसने उसे धोखा दिया है और वह जेरिस के गले में हेयर पिन छुपाकर उसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। विद्रोही इस अवसर का उपयोग महल में घुसने और सभी गार्डों को मारने के लिए करते हैं, जिनकी गोलियां इतने बड़े समूह के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। जैसे ही सूरज उगता है, तेज प्रकाश से चमड़ा जलकर राख हो जाता है। उसी समय बॉयस की कब्र हिलने लगती है। कुछ समय बाद जीवित हुआ बॉयस ग्रे को ढूंढता है, उसे मारने के इरादे से। हालांकि ग्रे कबूल करती है कि उसे हमेशा पता था कि वह रानी का प्रेमी था। उसने सब कुछ योजना बनाई ताकि विद्रोही आखिरकार अपने दमनकारियों को हरा सकें और अंत में बॉयस बच जाए। बॉयस फिर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक फेल हो जाती है, इसलिए वह चाकू से हमला करता है। ग्रे इससे बच जाती है और वे दोनों एक दूसरे की गर्दन पर ब्लेड के साथ फंस जाते हैं। जब ग्रे उसे याद दिलाती है कि यह वही है जो उसने चाहा था, बॉयज सहमत होता है और अब दोनों साथ मिलकर खोई हुई भूमि में यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।